कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। चलिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने बातचीत किया था ज्ञान और ज्ञान के करण के संदर्भ में। और उससे पहले हमने देखा था करण क्या है और करण को जब परिभाषित करने का प्रयास किया तो असाधारणम करणम, असाधारणम कारणम करणम, यह लक्षण हमारे सामने आया। और जब इस लक्षण की व्याख्या करने का हमने प्रयास किया तो हमने देखा कि असाधारण तो ठीक है, ये कारणम क्या है? और कारणम इस शब्द की भी व्याख्या तर्क संग्रहकार करता है। तर्क संग्रहकार कारणम की व्याख्या करते हुए कहता है कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, कार्य से पहले नियत रूप से जो विद्यमान रहे वह कारण है। और नियत को परिभाषित किया गया कि अन्वय व्यतिरेक संबंध से कारण कार्य से पहले रहता है तो कारण नियत पूर्ववर्ती है कार्य के। फिर कारण को समझाते हुए हमारे सामने एक कार्य शब्द की परिभाषा की आवश्यकता हो गई और एक कार्य को परिभाषित किया गया कार्य प्राग अभाव प्रतियोगी। कार्य को परिभाषित करने के बाद जो हमारे सामने चैलेंज था कि कार्य कितने प्रकार के हैं। कार्य के तीन भेद किए गए, समवायी, असमवायी और निमित्त। और कार्य के तीन भेद करने के बाद तर्क संग्रहकार कहते हैं कि कार्य ये तीनों प्रकार के जो कारण हैं, इन तीनों प्रकार के कारणों में जो असाधारण है वह करण है। कारणों में करण है, कारणों के समूह में असाधारण जो है वह करण है। यह हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और हम लोगों ने पढ़ा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय और अर्थ के संयोग से जो उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब प्रश्न यह उठता है, मैं जस्ट शेयर करूं। हमने देखा कि इंद्रिय और अर्थ के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। अब आपके सामने प्रश्न उठेगा कि इंद्रिय क्या क्या है। तो देखिए, चक्षु एक इंद्रिय है, रसना एक इंद्रिय है,
घ्राण एक इंद्रिय है, त्वक एक इंद्रिय है और श्रोत्र एक इंद्रिय है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था जब द्रव्य का भेद हमने किया था, द्रव्य कितने हैं? 9। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि इत्यादि क्या था भेद हमने। और जब पृथ्वी का लक्षण पढ़ा था हम लोगों ने, तो पहले तो पढ़ा था पृथ्वी क्या है, जो गंध का आधार है वो पृथ्वी है। और ये पृथ्वी दो प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप जो है पृथ्वी वो नित्य है और कार्य रूप पृथ्वी जो है अनित्य है। उसके बाद हमने पृथ्वी के 3 भेद पढ़े थे, और शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर, हम लोगों का शरीर पृथ्वी है, इंद्रिय जो है घ्राण है, घ्राण है। इंद्रिय घ्राण है, इसका मतलब क्या है? घ्राण क्या हो गया? द्रव्य हो गया। घ्राण पृथ्वी है, पृथ्वी द्रव्य है। तो घ्राण इंद्रिय तो है, लेकिन घ्राण क्या है? चक्षु इंद्रिय तो है, लेकिन चक्षु द्रव्य है। क्यों? क्योंकि चक्षु इंद्रिय तेजस नामक द्रव्य है, रसना इंद्रिय जो है वो जल नामक द्रव्य है, घ्राण जो है वो पृथ्वी नामक द्रव्य है, त्वक जो है वो वायु नामक द्रव्य है, और श्रोत्र जो है ये आकाश नामक द्रव्य है। मैं केवल आपको यह बताने के लिए कहा हूं कि ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं पांचों, ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां द्रव्य है। क्योंकि जब मैंने द्रव्य को पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि द्रव्य के 3 भेद किए गए थे, शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से द्रव्य को 3 प्रकार बताए गए थे। जैसे पृथ्वी का शरीर हम लोगों का शरीर है, इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाला घ्राण है, और विषय मिट्टी, पत्थर इत्यादि है। जल को जब पढ़ा था तो जल का शरीर वरुण लोक में है, इंद्रिय रसनेन्द्रिय है, जो रस को ग्रहण करने वाला है, वह लिख दिया गया है, रसग्राहकम रसन इंद्रिय। और विषय जो है वो सरित समुद्र आदि। जब तेज को पढ़ा था तो तेज का शरीर आदित्य लोक में है, इंद्रिय तेज का चक्षु इंद्रिय है, रूप ग्राहकम चक्षु, रूप को ग्रहण करने वाला है। ऐसे ही जब त्वक को पढ़ा था तो त्वक का इंद्रिय वायु, त्वक का इंद्रिय सॉरी वायु का इंद्रिय त्वक है, आकाश का इंद्रिय श्रोत है। मैं केवल इससे ये कहना चाहता हूं कि जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं वो द्रव्य हैं। तो यह इंद्रिय जब अर्थ से, विषय से जुड़ता है तो हमारा ज्ञान जो होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष की प्रक्रिया कैसे है। तो आत्मन आत्मन मनस से जुड़ता है, मनस इंद्रिय से, और इंद्रिय जुड़ता है अर्थ से, और ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। देखिए, आत्मा और मनस का संयोग, आप किसी भी ज्ञान में जाएं, आप प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं तो भी आत्मा मन का संयोग होगा, आप अनुमिति का ज्ञान करते हैं तो भी आत्मा मन का संयोग होगा, आप उपमान का ज्ञान करते हैं तो भी आत्मा मन का संयोग होगा। ये साधारण ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान प्रत्यक्ष के लिए असाधारण ज्ञान है। आत्मा मन का संयोग जो है ये कॉमन रिक्वायरमेंट है, कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल नॉलेजेस। लेकिन ये जो है ये अनकॉमन रिक्वायरमेंट, स्पेशल स्पेशल रिक्वायरमेंट। अब देखिए, इंद्रिय तो मुझे पता है, इंद्रिय 5 है, अर्थ भी मुझे पता है। अर्थ अर्थ क्या हो सकते हैं? अर्थ आपने पढ़ा हुआ है। अर्थ क्या क्या अर्थ है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य,
विशेष, समवाय और अभाव। क्योंकि न्याय के सामने न्याय ने आपको बता दिया कि जगत पूरे जगत को अगर हम देखें तो पूरे जगत को केवल हम इसी कैटेगरी में बांट सकते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, सॉरी, पूरे जगत को अगर हम देखें तो पूरे जगत को हम इसी कैटेगरी में बांट सकते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। पूरे दुनिया के सारी वस्तुओं को इसी 7 कैटेगरी में रख सकते हैं। और चूंकि यही है, ये हमारे ज्ञान का विषय बनता है। लेकिन इसको जानेंगे कैसे? क्योंकि आपने मुझे बताया है कि दुनिया को जानने का एक साधन प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के माध्यम से हम जान सकते हैं इन वस्तुओं का, इन अर्थों का प्रत्यक्ष से मुझे ज्ञान हो सकता है। कैसे होगा? आपने कह दिया इंद्रिय और अर्थ के संयोग से जो ज्ञान होगा वह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। लेकिन ये सन्निकर्ष कैसे होगा? ये सन्निकर्ष कैसे होगा? इंद्रिय तो मुझे पता है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सारे द्रव्य है। लेकिन अर्थ तो गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है, सबका ज्ञान कैसे होगा? द्रव्य के साथ कैसे चक्षु इंद्रिय के माध्यम से गुण को जानेंगे? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से कैसे कर्म को जानेंगे? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से सामान्य को कैसे जानेंगे? और अगर जानेंगे तो इनके बीच में संबंध कौन सा होगा, सन्निकर्ष कौन सा होगा? तो सन्निकर्ष के 2 भेद किए गए हैं। ये तर्क संज्ञा में या नहीं है, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो आपको आसानी होगी। तर्क संज्ञा में इसके 2 भेद किए गए हैं। न्याय दर्शन में, सॉरी, तर्क संज्ञा में तो एक ही भेद किए गए हैं, न्याय में 2 भेद हैं। तर्क संज्ञा चूंकि बेसिक ग्रंथ है तो एक ही बताया गया है। लेकिन इसके 2 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, लौकिक और अलौकिक। ये लौकिक सन्निकर्ष जो है वो 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का है। इसका नाम बताएंगे बाद में। संयोग सन्निकर्ष पहला है, संयुक्त समवाय दूसरा है, संयुक्त संवेद समवाय तीसरा है, समवाय चौथा है, संवेद समवाय पांचवा है, और विशेषण विशेष भाव छठा है। तो कहा कि केवल इन्हीं 6 प्रकार के सन्निकर्ष से जो इंद्रिय, अर्थ तो कुछ भी हो सकता है, अर्थ या तो द्रव्य होगा, या गुण होगा, या कर्म होगा, सामान्य होगा, विशेष होगा, समवाय होगा, अभाव होगा। तो कहा कि इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग जो होगा वो 6 प्रकार का होगा। इन 6 ही प्रकार के संयोग के माध्यम से पूरे दुनिया का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और अलौकिक 3 प्रकार का कहा: ज्ञान, लक्षणा, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, और योगज। देखिए, प्रत्याशक्ति का मतलब सन्निकर्ष होता है। जरा सोचिए कि सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी जो होती है, उसमें सुगंध होता है एक प्रकार का। क्या करते हैं हम? लाते हैं उसको, नाक के पास ले जाते हैं, स्मेल करते हैं और कहते हैं कि इसमें सुगंध है, सुरभि चंदनम। लेकिन बात कभी ऐसा होता है
अक्सर बाद में ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि चंदन की लकड़ी दूर में ही है, आप देखते हैं और आप कहते हैं कि चंदन सुरभि चंदन। अब जरा सोचिए कि आपने चंदन की लकड़ी को देखा, यहां देखा चक्षु से, इंद्रिय चक्षु है, लेकिन चंदन में रहने वाला जो सुरभि है, सुरभि तो चक्षु का विषय नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। गंध गमक जो है वो तो नाक का विषय है, नासिका का विषय है, घ्राणेन्द्रिय का विषय है। फिर आंख से देख करके आपने कैसे कह दिया कि चंदन सुगंधित है? नासिका से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, नाक से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने कह दिया कि चंदन सुगंधित है। यह कैसे होगा? यहां तो इंद्रिय चक्षु है, अर्थ तो सुरभि है, और चंद चक्षु और सुरभि के बीच में सन्निकर्ष संभव ही नहीं है, क्योंकि सुरभि का सन्निकर्ष जो है वो घ्राण से होगा। यहां क्या हुआ? तो न्याय दर्शन कहता है यहां कि देखिए, पहली बार या पहले कभी जब घ्राण के पास, नाक के पास में चंदन को लाया और मुझे सुरभि चंदनम का ज्ञान हुआ, चंदन के सुगंध का ज्ञान हुआ। अब क्या हुआ? ये सुरभि चंदनम का जो ज्ञान है, ज्ञान हुआ, ये ज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट होने से पहले इस ज्ञान ने क्या किया कि हमारे आत्मा में एक संस्कार को छोड़ गया, संस्कार को छोड़ गया। आत्मा में चंदन के गंध का, चंदन के सुगंध का संस्कार है। अब जैसे ही मैंने चक्षु के माध्यम से सूरज चंदन को देखा, चक्षु के माध्यम से जैसे चंदन को मैंने देखा कि मेरा ये संस्कार उद्बुद्ध हो गया। एंड ये संस्कार जो है, यही संस्कार, ये स्मृति, इसी स्मृति ने कॉन्टेक्स्ट का काम किया और मैं उसको देखकर ही निष्कर्ष निकाले, मुझे ज्ञान हो गया। मुझे क्या ज्ञान हो गया? कि चंदन और चंदन में सौरभ, मुझे ऐसा ज्ञान हो गया, सुरभि चंदन। आई हैव सीन गंध। कैसे मैं गंध को देख सकता हूं? गंध तो नासिका का विषय है, घ्राण का विषय है। तो नैयायिक क्या कहता है? नैयायिक कहता है ठीक है कि घ्राण से सुरभि का कांटेक्ट अभी हुआ नहीं है, आपने दूर से देखा है, ज्ञान हो गया आपको। कैसे हुआ? क्योंकि जो सुरभि का स्मरण है, जो पहले आपके आत्मा में है, सुरभि का जो स्मरण है, ये कनेक्शन का काम करता है। और ये जो सुरभि का स्मरण है, सुरभि का स्मरण है, सुरभि का स्मरण ही आपको याद दिला देता है कि सुरभि चंदनम। तो यह ज्ञान जो है, ज्ञान जो स्मरण का ज्ञान है, यही आपको ज्ञान करवाता है, यही कॉन्टेक्ट का काम करता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। जो ज्ञान है पहले से, वही कॉन्टेक्ट का काम कर रहा है, वही दोनों के बीच सन्निकर्ष का काम कर रहा है। अगला है कि देखिए, बार बार मान लीजिए आप कहते हैं, आप धूम को देखते हैं और आप वाहिनी का ज्ञान कर लेते हैं। कैसे संभव है? आपने देखा, धूम को देखा, वाहिनी को देखा, और आपने एक सामान्य नियम बना लिया, सामान्य नियम बनाया कि धूम और वाहिनी में समानाधिकरण्य है। जहां जहां धूम है वहां वहां वाहिनी है। आपने धूम को तो 10 जगह पे देखा है, धूम के साथ वाहिनी को 10 जगह पे देखा है। ऐसा भी तो संभव है कि 11वीं जगह पे जहां आपने नहीं देखा है, वहां धूम के साथ वाहिनी न हो। तो धूम और वाहिनी के संबंध को अगर आप स्थापित करना चाहते हैं, तब तो आपको सभी धूमों को देखना चाहिए।
जब तक सभी धूम को वहनी के साथ आप नहीं देखेंगे तो धूम और वहनी के बीच में संबंध कैसे बना पाएंगे आप? ये आवश्यक है कि सभी धूम वहनी के साथ होना चाहिए, तभी तो अनुमान होगा। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है कि मैं एक साथ सभी धूम को देख लूं। न्याय दर्शन कहता नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है, मैं देख सकता हूं। क्योंकि जब धूम का ज्ञान आपको होता है तो धूम के साथ धूमत्व का ज्ञान होता है, धूमत्व का होता है। और ये धूमत्व क्या सामान्य है? ये धूमत्व क्या सामान्य है? जाति है। और मैंने बताया था सामान्य क्या होता है? नित्यम, एकम, अनेकानुगतम। नित्य होता है, नित्य होता है, एक होता है, अनेकों में अनुगत होता है। नित्यम, एकम, तो यहां जब आपने एक बार धूमत्व को जान लिया, तो जब एक बार आपने धूमत्व को जान लिया तो दुनिया के सभी धूमत्व, सॉरी, दुनिया के सभी धूमों में धूमत्व होगा जो एक ही है। तो जब धूमत्व को जान लिया, ये धूमत्व विशिष्ट है, और जब धूमत्व को जान लिया तो आपने एक साथ सभी धूमत्व को जान लिया, धूम को जान लिया। तो ये जो धूमत्व जाति है, ये धूमत्व जाति सभी धूम में रहता है, सभी व्यक्ति में रहता है। इवन आई सी वन स्मोक, अगर मैंने एक भी स्मोक को देखा है तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं दुनिया के सारे धूम को देख चुका, क्योंकि धूम में धूमत्व रहता है। धूमत्व सभी धूम में प्रेजेंट होता है। और मैंने जब धूम को देखा तो धूम के साथ धूमत्व को देख लिया, और धूमत्व को जब देख लिया तो सभी धूम में रहता है, तो मैंने सभी धूम को देख लिया, ऐसा कहता है। इसीलिए जो संबंध है, इसके लिए सभी धूम को देखने के लिए जो मुझे आवश्यकता होती है वो सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, ये सामान्य जो है, जाति जो है, इसी ज्ञान के माध्यम से हम सभी धूम को देख पाते हैं। तो यह सन्निकर्ष जो है वो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति है। और तीसरा योगज। योगज में जो कोई व्यक्ति है जब योग की अवस्था में होता है तो उसको सारे ज्ञान यहीं से दिखाई पड़ते हैं। ये एक अलग प्रत्याशक्ति, अलौकिक है। इन तीन की बात हमारे तर्क संग्रह में नहीं किया गया, चूंकि वैश्विक ग्रंथ है, मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, पढ़ेंगे आप। हमारे यहाँ केवल लौकिक प्रत्यक्ष की बात की गई है, लौकिक सन्निकर्ष की बात की गई है। और लौकिक सन्निकर्ष के बारे में मैंने कहा कि लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। अगर मान लीजिए मुझे चक्षु के माध्यम से, मुझे चक्षु से घट देखना है। अब देखिए, यह चक्षु क्या है? चक्षु द्रव्य है। घट क्या है? घट भी द्रव्य है। थ्रू आइज आई वॉन्ट टू सी घट। आंख के चक्षु के द्वारा मैं घट को देखना चाहता हूं। अब चक्षु के द्वारा मैं घट को देखना चाहता हूं, तो चक्षु क्या है? चक्षु यह इंद्रिय है। घट क्या है? घट अर्थ है। चक्षु इंद्रिय है, घट अर्थ है। इन दोनों के बीच सन्निकर्ष क्या होगा? इन दोनों के बीच सन्निकर्ष क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि दोनों द्रव्य है, और दोनों द्रव्य है तो दोनों द्रव्यों के बीच जो संबंध होगा क्या होगा? संयोग होगा, संयोग होगा। तो थ्रू संयोग, संयोग के द्वारा चक्षु घट को जान सकता है। घट और चक्षु के संयोग से हमें घट का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। चक्षु और चक्षु और घट के संयोग से घट ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। थ्रू चक्षु, थ्रू संयोग
चक्षु रिवील्स घट, संयोग के द्वारा चक्षु घट की सत्ता को उत्पन्न करेगा, घट का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ये तो ठीक है, इसे हमने कहा पहले का नाम का संयोग सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष। लेकिन अगर हम चक्षु के माध्यम से घट में रहने वाला जो घटत्व है, घटत्व तो जाती है, ये कहा है घट में रहेगा, चक्षु द्रव्य है, चक्षु द्रव्य है, घट द्रव्य है। अब क्या चक्षु से घटत्व का ज्ञान हो पाएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य है और ये जाति है। लेकिन चक्षु द्रव्य है और घट द्रव्य है, और चक्षु और द्रव्य के बीच में क्या संयोग, संयोग हो सकता है। बट आई वॉन्ट टू सी घटत्व, लेकिन हम घटत्व को देखना चाहते हैं। हम घटत्व को कैसे चक्षु के माध्यम से देख सकते हैं? चक्षु द्रव्य है, घट द्रव्य है, और ये सामान्य है, सामान्य है। चक्षु और सामान्य का संबंध संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग संबंध द्रव्य के बीच में होता है। ये द्रव्य है नहीं, ये द्रव्य है लेकिन ये द्रव्य नहीं है, संयोग से हो नहीं सकता। तो चक्षु घट से जुड़ सकता है, और एक घट जो है, घट में क्या घटत्व है, इसीलिए चक्षु जो है, चक्षु से एक घटत्व का संबंध डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। चक्षु घट के थ्रू घटत्व को जान सकता है। तो चक्षु के साथ घट का क्या संयोग संबंध है? यानी कि चक्षु और घट के साथ क्या, घट जो है क्या होगा, संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। घट कनेक्टेड कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। और घट में घटत्व किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। तो कैसे घटत्व का ज्ञान कैसे होगा? चक्षु संयुक्त घट, चक्षु संयुक्त घट जो है, घट में समवाय संबंध से लड़ा है। चक्षु संयुक्त घट और घट में समवाय संबंध से है, क्या हो जाएगा? संयुक्त समवाय। ये दूसरा सन्निकर्ष हो जाएगा, दूसरा सन्निकर्ष, संयुक्त संयुक्त समवाय। घट में और क्या क्या रहते हैं? घट द्रव्य है ना, तो घट में घट रूप भी रह सकते हैं, घट रूप गुण है। कैसे चक्षु से ज्ञान होगा? चक्षु से घट को जानेंगे और घट से घट रूप को जानेंगे, तो यहां भी संयुक्त समवाय होगा। अब देखिए, दूसरा सन्निकर्ष हो गया, तीसरा आगे। अब देख, चक्षु के माध्यम से मैं अगर, घट में क्या है, घट रूप रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, रूपत्व भी रह सकता है, रूपत्व भी रहेगा। अब चक्षु के माध्यम से रूपत्व को जानना चाहते हैं, कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो चक्षु के माध्यम से रूपत्व को जानना, तो जानने के लिए मुझे घट के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो चक्षु से संयुक्त क्या है? घट। और घट और घट रूप का जो संबंध क्या है? समवाय। समवाय है मतलब कि ये जो घट रूप है, रूप कहाँ रहता है? द्रव्य में। रूप क्या गुण है? गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो ये क्या हो गया? समवेत। समवेत घट रूप घट में समवाय संबंध से रहता है, ये समवाय संबंध है, तो घट रूप क्या हो गया? समवेत। और घट रूप में रूपत्व रहता है समवाय संबंध से। अब देखिए यहां क्या होगा कि घट रूप एग्जिस्ट इन घट बाय समवाय संबंध। इट मीन्स घट रूप समवेत है घट में, और घट रूप में रूपत्व समवाय है। तो अब चक्षु रूपत्व को जानेगा घट के थ्रू। कैसे जानेगा? संयुक्त समवेत
समवाय। तो चक्षु इंद्रिय है, अर्थ क्या है? रूपत्व है। तो चक्षु इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो सन्निकर्ष होगा वो संयुक्त संवेद समवाय। चक्षु यहाँ चक्षु जो है ये इंद्रिय है, घट अर्थ है। तो चक्षु इंद्रिय का घट अर्थ के साथ सन्निकर्ष होगा संयोग। यहाँ चक्षु इंद्रिय है, घटत्व क्या है? अर्थ है। तो चक्षु इंद्रिय और घटत्व अर्थ का सन्निकर्ष जो होगा वो संयुक्त समवाय। यहाँ चक्षु इंद्रिय है, रूपत्व है अर्थ। चक्षु इंद्रिय और रूपत्व अर्थ का जो सन्निकर्ष होगा वो संयुक्त संवेद समवाय। तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय चक्षु अर्थ घट सन्निकर्ष संयोग। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चक्षु घट संयोग जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। चक्षु इंद्रिय, हमने क्या नियम बनाया था? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, जन्यम ज्ञानम। इंद्रिय चक्षु, चक्षु अर्थ घट, तो चक्षु घट संयोग सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम घट प्रत्यक्षम। ऐसे ही क्या हुआ? देखिए यह संयुक्त समवाय है। तो चक्षु, चक्षु घटत्व, घटत्व अर्थ है ना, घटत्व को जान रहे हैं हम। तो चक्षु घटत्व संयुक्त समवाय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम घटत्व ज्ञानम। चक्षु और चक्षु घटत्व और संयुक्त समवाय के से उत्पन्न ज्ञान जो है वो घटत्व का ज्ञान होगा। चक्षु के द्वारा रूपत्व कैसे जानेंगे? तो चक्षु के द्वारा रूपत्व का ज्ञान कैसे होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होगा। तो ये तीन सन्निकर्ष है। अब चौथा देखिए, हमें हमें शब्द का ज्ञान होता है, हम सुनते हैं शब्द का ज्ञान होता है। और शब्द क्या है? विभू है, आकाश विभू है। अब आकाश विभू है, इसका मतलब आकाश सब जगह है, आकाश हर एक जगह है। और यहां जो आकाश है उसको हमारे कान ने क्या किया है? परिचित किया, छोटा कर दिया है। कर्ण संस्कृति, आकाश यहां भी है। और आकाश में हमारा श्रोत इंद्रिय जो है, श्रोत्र, यह भी आकाश ही है। और इसमें क्या रहते हैं? शब्द रहते हैं। श्रोत्र क्या है? द्रव्य। आकाश क्या? द्रव्य। शब्द क्या है? गुण। किस संबंध से रहेंगे? समवाय संबंध से रहेंगे। तो ये है इंद्रिय और ये है अर्थ। तो देखिए क्या हो जाएगा? इंद्रिय और अर्थ सन्निकर्ष है ना, सन्निकर्ष क्या होगा? समवाय। तो ये होगा समवाय सन्निकर्ष। और शब्द में क्या रहेंगे? शब्दत्व। किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो श्रोत्र के माध्यम से शब्दत्व को जान पाएंगे क्या? नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रोत्र के माध्यम से हम शब्दत्व को नहीं जान पाएंगे। ये क्या है? ये द्रव्य है और ये जाति। तो श्रोत्र के माध्यम से, शब्द के माध्यम से शब्दत्व को हम जान पाएंगे। तो शब्द में शब्दत्व किससे रहता है? समवाय संबंध से। यानी कि शब्दत्व क्या है? समवेत है शब्द में। तो क्या हो जाएगा? समवाय समवेत सन्निकर्ष हो जाएगा। तो हमने देखा कि चक्षु के माध्यम से जब घट को जानते हैं तो संयोग, चक्षु के माध्यम से जब घटत्व को जानते हैं तो संवेद समवाय, चक्षु के माध्यम से जब रूपेत को सॉरी चक्षु के माध्यम से जब घटत्व को जानते हैं तो संयुक्त समवाय, चक्षु के माध्यम से जब रूपत्व को जानते हैं संयुक्त संवेद समवाय, चक्षु के श्रोत्र के माध्यम से जब हम शब्द को जानते हैं तो समवाय, श्रोत्र के माध्यम से जब शब्दत्व को जानते हैं तो संवेद समवाय। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न है कि अभाव का ज्ञान कैसे होगा? चक्षु चक्षु के मान लीजिए भूतल है और भूतल में घटाभाव है, घटाभाव का ज्ञान कैसे होगा? घटाभाव का ज्ञान कैसे होगा? चक्षु तो द्रव्य है, घटाभाव अभाव है, कैसे ज्ञान होगा घटाभाव का? तो
न्याय कहता है घटाभाव का ज्ञान जब आपको हो रहा है, मैं कहता हूं घटाभाववत भूतलम। यहां देखिए घटाभाव क्या है, घटाभाव विशेषण है, और भूतल क्या है, विशेष्य है। विशेष्य क्यों? क्योंकि यह भूतल विशिष्ट है, घटाभाव। जब घटाभाव को आप देखते हैं, चक्षु के माध्यम से जब घटाभाव को देखते हैं, तो आप घटाभाव को भूतल के विशेषण के रूप में देखते हैं, भूतल के विशेषण के रूप में देखते हैं। अब देखिए भूतल क्या हो गया, ये घटाभाव क्या हो गया, विशेषण। इसमें क्या रहेगा, विशेषणता। भावित्व तलौ, नहीं विशेषण, और यह विशेष्य, इसमें क्या रहेगा, विशेष्यता। विशेष्यता। अब देखिए जब मैं कहता हूं घटाभाव भूतलम, तो चक्षु के माध्यम से जब मैं देखता हूं, तो चक्षु पहले भूतल को देखेगा, इसके बाद देखेगा घटाभाव का, घटाभाव को। तो भूतल के साथ तो संयोग हुआ, लेकिन भूतल के बाद जो देखेगा, किसको देखेगा, विशेषणता। विशेषण में क्या होता है, विशेषणता। तो संयोग विशेषणता बन जाएगा, और यहां से देखेगा तो बनेगा विशेष्यता। इसलिए देखिएगा आप जब अभाव के प्रत्यक्ष की बात करता है, तो विशेष्य, विशेषण, भाव। भाव कहता है, सन्निकर्ष का नाम विशेष विशेषण भाव। और भाव के लिए पाणिनि दो तरह के प्रत्यय का प्रयोग करता है, त्व तलौ, भावे त्व तलौ। तो विशेष्य, विशेष्य में जब लगाएंगे भाव तो क्या बनेगा, विशेष्यता, और विशेषण में विशेषणता। तो अभाव का प्रत्यक्ष होगा वो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होगा, और इसको बोला विशेषता और विशेषणता। तो यहां तर्क संग्रहकार 6 तरह के सन्निकर्ष का प्रयोग करता है। पहला सन्निकर्ष है संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय, चौथा है समवाय, पांचवा है संवेद समवाय, और छठा है विशेषण विशेष भाव। जरा इसको तर्क संग्रह में हम देखने का प्रयास करें। तर्क संग्रह में तर्क संग्रहकार क्या कहते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार के। क्योंकि हमने क्या कहा था, इंद्रिय प्लस अर्थ, प्रत्यक्ष ये हो गया फल, और ये क्या हो गया, हेतु। तो कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। तो सन्निकर्ष जो है वो 6 प्रकार का है, 6 प्रकार का है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष विशेषण भावश्चेति। अब पहला क्या बोलता है, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। चक्षु के माध्यम से
जो घट का ज्ञान चक्षुषा, चक्षु के द्वारा घट प्रत्यक्ष का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? संयोग सन्निकर्ष से होता है। क्यों? क्योंकि चक्षु और चक्षु भी द्रव्य है, यह भी द्रव्य है, दोनों के बीच सन्निकर्ष जो होगा संयोग होगा। अब देखिए, घट रूप प्रत्यक्ष जनने, और लेकिन घट में रहने वाला घट रूप जो होगा वह क्या होगा? घट रूप किस संबंध से रहता है? घट में घट रूप क्या है? घट रूप है गुण। घट क्या है? द्रव्य। गुण कैसे रहेगा द्रव्य में? समवाय से, समवाय संबंध से रहेगा। तो कहता देखिए, अब चक्षु से जब घट रूप का ज्ञान करेंगे, कैसे करेंगे? तो कहता घट रूप प्रत्यक्ष जनने, घट रूप प्रत्यक्ष को उत्पन्न करने के लिए संयुक्त समवाय, क्योंकि चक्षु से संयुक्त क्या है? घट, संयुक्त समवाय। तो घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। भाई चक्षु से घट रूप का ज्ञान जो होगा वो संयुक्त समवाय क्यों होगा? क्योंकि चक्षु से घट संयुक्त है और चक्षु संयुक्त घट में समवाय संबंध से घट रूप रहता है। इसीलिए चक्षु से जब हम घट रूप को जानेंगे तो संयुक्त समवाय के द्वारा होगा। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः। और घट रूप में जो रूपत्व रहेगा, चक्षु, घट, घट रूप और रूपत्व। घट में घट है द्रव्य, यह गुण, तो ये रहेगा समवाय संबंध से। रूप में रहेगा रूपत्व किस संबंध से? समवाय संबंध से। घट रूप घट में क्या? समवेत है। तो कहता है, अब देखिए, रूपत्व सामान्य, रूपत्व जाति प्रत्यक्षे, रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः। रूपत्व जाति के सन्निकर्ष में जो है संयुक्त समवेत समभव। क्यों? चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु संयुक्त घट में समवेत है क्या? घट रूप। तत्र रूपत्वस्य समवायात्, चक्षु संयुक्त घट में समवेत क्या है? घट रूप, और घट रूप में समवाय संबंध से रहता है रूपत्व। इसलिए चक्षु के द्वारा जब रूपत्व जाति का ज्ञान करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। श्रोत्रेण, श्रोत्रेण, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे, श्रोत्र के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार करेंगे, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष होगा। क्यों? कर्ण विवरवती आकाशस्य श्रोत्रत्वा, आकाश जो है, आकाश कर्ण के द्वारा परिच्छिन्न किया गया, तो कर्ण विवर में आकाश है ही, और शब्द आकाश का गुण है। शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोह समवाया, तो शब्द यहाँ आकाश कर्ण में भी है, उसमें क्या शब्द रहता है, तो यह श्रोत्र हो गया द्रव्य, ये हो गया गुण, और दोनों के बीच सन्निकर्ष होगा वो समवाय होगा। शब्द में रहने वाला शब्दत्व जो है वो क्या है भाई? ये होगा ये होगा समवेत, और ये रहता है समवाय रहता है इसमें। तो शब्द साक्षात्कार समवेत सन्निकर्ष, ठीक है। फिर अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, अभाव का जो प्रत्यक्ष करते हैं विशेषण विशेष भाव से होता है। क्यों? घटाभाववत भूतलम, घटाभाववत भूतलम, घटाभाववत भूतलम चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य, चक्षु से भूतल का, और घटाभाव, घट का जो अभाव है वो क्या? भूतल, ये विशेषण है। तो घटाभावस्य विशेषणत्वा, घटाभाव के विशेषण होने से विशेषण विशेष भाव संबंध से, एवं इस प्रकार से सन्निकर्ष षटजन्यम, इसी 6 प्रकार के सन्निकर्ष के द्वारा, इसी 6 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम,
इसी 6 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है। तत करणम इंद्रियम, और ये सन्निकर्ष सन्निकर्ष जो है इंद्रिय और अर्थ के बीच जो सन्निकर्ष उत्पन्न होता है, तो और इसका इस प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है? इंद्रिय। तो तस्मात इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति, इसीलिए इंद्रिय जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, सिद्धम, ऐसा कहते हैं। कहता है कि हमने कहा कि इंद्रिय और अर्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये ज्ञान का जो कारण है वो इंद्रिय है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय से क्या उत्पन्न होता है? इंद्रिय से उत्पन्न होता है सन्निकर्ष। तो ये क्या सा व्यापारवत असाधारणम कारणम है। तो ये हो गया क्या? ये इंद्रिय जो हो गया वो हो गया करण, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो इंद्रिय है, इसीलिए इंद्रिय को ही हम क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। ये इंद्रिय हो गया, ये अर्थ हो गया, ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष हो गया। तो इसी 6 प्रकार के सन्निकर्षों के माध्यम से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। इस 6 प्रकार के सन्निकर्ष के बाहर कोई भी वस्तु है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। जिसका ज्ञान इसके द्वारा नहीं होता उसका ज्ञान जो है हम पुनः जो है किससे करेंगे? उसका ज्ञान करेंगे अनुमान के माध्यम से। अब जो हम पढ़ेंगे कल से वह पढ़ेंगे अनुमान पे चले जाएंगे। यहां तक कुछ स्पष्ट हुआ? जी जी नमस्कार जी, कल भी कक्षा होगी? कल कक्षा होगी। अच्छा। कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया क्या आज?